विशाल प्रशांत महासागर में क्रमिक विकास के खेल निराले हैं। समंदर के अंदर और बाहर भी। इसके हजारों टापुओं पर जानवरों को जीने के नए तरीकों के लिए ढलना पड़ा, या फिर वो खत्म हो गए। कुदरती चुनाव ने पैदा किए द्वीपों पर बड़े बड़े जानवर और कुदरत के अजूबे। दुनिया के कुछ सबसे अनोखे जीव संसार में और कहीं नहीं बचे हैं। इन द्वीपों ने इन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। ये वाकई समंदर के अजूबे हैं। ये हैं वंडर्स ऑफ द ओशन। विशाल प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर, जो पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला है। दूर दूर तक फैले इस पानी में ढेर सारे टापू हैं, 20,000 से भी ज्यादा। इनमें से ज्यादातर भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण प्रशांत में हैं। ये टापू इकोलॉजिकल लैब्स की तरह हैं। ये क्रमिक विकास को अनोखी और जबरदस्त दिशा में मोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे जानवरों को पनाह दे सकते हैं जो मुख्य भूमि पर जिंदा नहीं रह पाते। पश्चिमी प्रशांत में कई टापुओं से मिलकर बना है एक देश इंडोनेशिया। यहाँ के सबसे छोटे द्वीपों में से एक है कोमोडो। लेकिन ये दुनिया भर में मशहूर है अपने ड्रैगन्स के लिए। मीटर तक की लंबाई वाले कोमोडो ड्रैगन दुनिया में सबसे बड़े लिजर्ड हैं। कम ऊंचाई वाला इनका गठीला बदन ढका होता है सख्त आर्मर्ड स्केल्स से। और ताकतवर टांगों के छोर पर हैं पैने पंजे। इनके जबड़ों में मौजूद 60 तेज आरीदार दांतों के पीछे हमेशा दांतों की अगली कतार भी होती है, बिल्कुल शार्क की तरह। ये इस टापू पर सब पर हावी रहने वाले शिकारी हैं और जो पकड़ में आ जाए उसे खा सकते हैं। सांपों की तरह ये भी अपनी जीभ से हवा को चखकर पता लगा लेते हैं कि शिकार कहां है। और कुछ सांपों की तरह कोमोडो के जबड़ों में भी जहर की थैली होती है। ड्रैगन्स अक्सर अपने से काफी बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ये बहुत सब्र से इंतजार करते हैं कि वो पास आ जाएं। तेजी से काटकर गर्दन की ताकतवर मांसपेशियों की मदद से अपने आरीदार दांतों को पीछे खींचते हैं, और ये तरीका भैंस जैसे बड़े शिकार के हैमस्ट्रिंग्स को काट सकता है। जख्मी भैंस राहत के लिए पानी में बैठ गई, लेकिन अब और ड्रैगन्स आ गए। छोटे शिकार जल्दी मर जाते हैं, लेकिन जहर, सदमे, खून बहने और गंदे पानी के इन्फेक्शन से मरने में भैंस को कई घंटे लग जाएंगे। ड्रैगन के तेज दांत मांस की बोटियां नोच लेते हैं। ये भुक्खड़ जानवर एक बार में अपने 80% वजन जितना खा सकते हैं।
कोमोडो इनका मशहूर ठिकाना है, लेकिन ये पास के कुछ और टापुओं पर भी बसे हुए हैं। तैरने में माहिर ड्रैगन्स को कई बार समंदर में लगभग आधा किलोमीटर तक जाते हुए देखा गया है। कोमोडो ड्रैगन्स ने ऐसा तरीका विकसित कर लिया जिससे ये नए इलाकों में बस सकते हैं। नर की मौजूदगी में मादाएं उनसे मिलन करके प्रजनन करती हैं, लेकिन जब नर ना हो तो मादा अकेले भी प्रजनन कर सकती है। ऐसी हालत में उसकी बायोलॉजी बदल जाती है और अनफर्टिलाइज्ड अंडों से भी सेहतमंद नन्हे ड्रैगन्स पैदा हो जाते हैं। इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस यानी वर्जिन बर्थ, जो रेप्टाइल्स में अनोखी बात है। अगर कोई अकेली मादा किसी नए इलाके में पहुंच जाए तो वो वहां अपनी तादाद बढ़ा सकती है। लेकिन इंडोनेशिया के ड्रैगन में एक और कमाल मौजूद है। हाल तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ये टापुओं पर रहने की वजह से इतने बड़े हो गए। उनका मानना था कि इनका कोई छोटा पूर्वज तैरकर कोमोडो पहुंचा होगा। टापू पर मुकाबले के लिए कोई और जीव नहीं होने से ये इतने बड़े हो गए होंगे। लेकिन जीवाश्मों की गहराई से जांच करने पर बिल्कुल अलग जानकारी सामने आई। ये शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। यहां इस पेरेंटी जैसे मॉनिटर लिजर्ड्स की लगभग 20 प्रजातियां हैं। कोमोडो बहुत बड़े मॉनिटर्स हैं और अब हमें पता है कि लगभग 40 लाख साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 9 लाख साल पहले अलग अलग टापुओं से गुजरते हुए इंडोनेशिया पहुंचने से पहले ही ये इतने बड़े आकार के थे। कोमोडो जैसे टापुओं पर रहने की वजह से इनका आकार बड़ा नहीं हुआ। ये टापू तो बस सुरक्षित ठिकाने थे जिन्होंने इन कमाल के शिकारियों को खत्म होने से बचा लिया। बड़े जानवर हमेशा ड्रैगन्स जैसे भारी भरकम नहीं होते। प्रशांत में वजूद बनाए रखने की सबसे अनोखी कहानी में शामिल है यहाँ का एक छोटा सा जीव जो देखने में काफी बड़ा है। लॉर्ड हाउ आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से 570 किलोमीटर दूर एक पुराने ज्वालामुखी का बचा हुआ हिस्सा है। ये टापू इतना अलग थलग है कि इंसानों को 1788 तक इसका पता नहीं चला था। सांप और चूहे जैसे जीव भी नहीं पहुंचे। शिकारी जीवों के नहीं होने से यहां रहने वाले कुछ प्राणियों को अनोखे तरीके से विकसित होने का मौका मिला। उनमें से एक वाकई आइलैंड जाइंट बन गया। लॉर्ड हाउ आइलैंड स्टिक इंसेक्ट दुनिया के सबसे बड़े कीड़ों में से एक। इस जीव की लंबाई 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन किसी छोटे चूहे जितना। यहां बसने वाले लोग इन्हें ट्री लॉबस्टर्स कहते थे। लेकिन 1918 में टापू के पास डूबते एक जहाज से निकलकर चूहे इस टापू पर पहुंच गए और उन्होंने स्टिक इंसेक्ट्स का सफाया कर दिया और लोगों की जानकारी में वो विलुप्त हो गए। फिर 2001 में 2 वैज्ञानिक बॉल्स पिरामिड पर चढ़े। लॉर्ड हाउ टापू से 23 किलोमीटर दूर चट्टानों से बना ये द्वीप प्रशांत में पानी की सतह से 570 मीटर तक उभरा हुआ है। बॉल्स पिरामिड असल में एक पुराने ज्वालामुखी का बचा खुचा हिस्सा है जिसे समंदर ने घिस दिया। इसकी चट्टानों पर उगी कुछ सख्त जान झाड़ियों पर
वैज्ञानिकों को एक कमाल नजर आया। जायंट स्टिक इंसेक्ट्स का एक छोटा सा समूह। किसी को नहीं पता कि ये कीड़े इस छोटे से टापू पर कैसे पहुंचे। मुमकिन है कि बॉल्स पिरामिड पर घोंसला बनाने वाले ढेर सारे समुद्री परिंदों में से कोई ऐसी लकड़ी ले आया होगा जिस पर उनके अंडे चिपके होंगे, या फिर कोई खुशकिस्मत स्टिक इंसेक्ट पत्तों के साथ बहकर यहां पहुंच गया होगा। कोमोडो ड्रैगन्स की तरह मादा ट्री लॉबस्टर्स भी बिना नर के प्रजनन कर सकती हैं, जिससे इन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहूलियत हुई होगी। इन बेशकीमती स्टिक इंसेक्ट्स से वैज्ञानिकों ने बंदी हालत में इन्हें हजारों की तादाद में पैदा कर लिया है। प्रशांत के टापू पर रहने वाला यह अनोखा टिड्डा विलुप्त होने की कगार से लौट आया है और अब योजना है लॉर्ड हाउ टापू को चूहों से मुक्त करने की, ताकि ये वहां बस सकें। पाम के पेड़ों से घिरे कोरल एटॉल्स दक्षिण प्रशांत के कुछ सबसे खूबसूरत टापुओं में से हैं। ये टापू पॉलिप्स कहलाने वाले छोटे छोटे अरबों जीवों की मेहनत का नतीजा है। आमतौर पर रात को सक्रिय रहने वाले इन जीवों का सिर्फ कैल्शियम का खोल ही दिन में नजर आता है, जिसे ये अपने चारों तरफ बनाते हैं। इनके आपस में जुड़ने से विशाल कोरल रीफ्स बनते हैं और लाखों वर्षों में ये पानी की सतह से ऊपर निकलकर कम ऊंचाई वाले टापू बन गए। फिर दुनिया के सबसे कमाल के बीज के रूप में पाम्स भी यहां पहुंच गए, जो है नारियल। तैरने वाले खोल से ढके नारियल समंदर में 100 दिनों से भी ज्यादा समय तक सही सलामत रह सकते हैं। बहकर जमीन पर पहुंचने पर इस नारियल से पौधा पनप जाता है, बशर्ते ये किसी लुटेरे की चपेट में ना आ जाए। ये लुटेरा यानी कोकोनट क्रैब 4 किलो का डरावना जीव है, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड। पूरे दक्षिण प्रशांत के टापुओं पर पाए जाने वाले कोकोनट क्रैब दुनिया के सबसे बड़े हर्मिट क्रैब हैं। बड़े और सख्त वयस्कों को दूसरे जीवों के खोल में छिपने की जरूरत नहीं होती। ये टापू पर आकार में बहुत बढ़ने की सही मिसाल हो सकती है। खास हल्के नीले रंग के वयस्कों की टांगों को फैलाकर नापा जाए तो पूरी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इस मादा के पेट से चिपके अंडों में इसके लार्वा विकसित हो रहे हैं। जब वो हैच होने के लिए तैयार होंगे तो ये उन्हें लहरों में छोड़ देगी ताकि किसी नए टापू पर बस सकें। प्रशांत में जहां भी नारियल हैं, वहां कोकोनट क्रैब्स भी हैं। एक दूसरे से दूर रहना पसंद करने वाले ये केकड़े ज्यादातर रात को निकलकर अकेले ही खाना ढूंढते हैं। एक और मादा कोकोनट क्रैब अपनी छिपने की जगह से निकल रही है। गंध का पता लगाने की कमाल की ताकत से ये झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढ लेती है। शिकार करने के लिए इसके पास बाघ के जबड़ों से दुगना जोर लगा सकने वाले ताकतवर पंजे हैं। ये इनकी मदद से किसी भी लाश, फल या छोटे केकड़ों के टुकड़े कर सकती है, और पसंदीदा नारियल के भी। गलापागोस प्रशांत के आम खुशनुमा इलाकों जैसा नहीं लगेगा। ज्वालामुखी से बने टापुओं का ये समूह भूमध्य रेखा के ठीक नीचे है, इक्वाडोर से 1000 किलोमीटर पश्चिम में। इसके कुछ टापुओं पर ज्वालामुखियों से अब भी धुआं निकल रहा है। समंदर से उभरने पर हर टापू जिंदगी की नई शुरुआत की जगह थी।
खाने की भरमार वाली धाराओं के पास मौजूद इन टापुओं का सबसे पहले समुद्री जीवों ने फायदा उठाया, लेकिन लहरों से ऊपर कुछ ही प्रजातियां इन खाली टापुओं तक पहुंच पाईं। धीमे गलापागोस टॉर्टोइस को देखकर नहीं लगता कि ये लंबा सफर कर पाएगा। दुनिया में जमीन पर रहने वाले सबसे भारी रेप्टाइल की लंबाई 1.5 मीटर तक और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में यहां आए चार्ल्स डार्विन को इनकी पीठ पर सवारी करना पसंद था और आज भी कुछ जीव यही कर रहे हैं। किसी जमाने में दुनिया के ज्यादातर महादेशों में बड़े बड़े कछुए बहुत आम थे। समझा जाता है कि करोड़ों साल पहले कुछ खुशकिस्मत कछुए साउथ अमेरिका से बहकर गलापागोस पहुंच गए। बड़े आकार की वजह से इन्हें सफर में आसानी हुई होगी। ये बिना खाए पिए 1 साल तक अपने शरीर की चर्बी के सहारे जिंदा रह सकते हैं। इनका शरीर पानी में नहीं डूबता और लंबी गर्दन की वजह से ये अपना सिर पानी की सतह से ऊपर रखने में कामयाब हुए होंगे। महादेशों में पिछले हिमयुग तक सभी विशाल कछुए लुप्त हो गए थे। ये सिर्फ टापुओं पर ही जिंदा बचे और अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित होने लगे। अलग अलग टापुओं के कछुओं के खोल का आकार अलग अलग है। छोटे से पिंजॉन आइलैंड के इन कछुओं का खोल सामने से घोड़े की पीठ पर कसे जाने वाली जीन की तरह उभरा होता है। इससे इन्हें अपने मुख्य भोजन यानी कैक्टस तक पहुंचने में सहूलियत होती है। सांता क्रूज में कछुए ऊंचे हरे भरे इलाकों में खाना ढूंढते हैं। इनके खोल ज्यादा बड़े हैं और इस पर गुंबद जैसे उभार होते हैं। इससे इन असमतापी जीवों को ऊंचे इलाके की ठंडी रातों में गर्माहट बनाए रखने में मदद मिलती होगी। लेकिन इनका शरीर ज्यादा गर्म भी हो सकता है। पानी के गड्ढे में बैठना ठंडे रहने और परजीवियों से बचने का तरीका है। लेकिन परजीवियों से छुटकारा पाने का ज्यादा कारगर उपाय है डार्विन्स फिंचेस। ये कछुए का ध्यान खींचने के लिए फुदकती हैं। और वो इन्हें देखकर सिर और टांगे फैला लेता है। रीफ की क्लीनर फिश की तरह ये परिंदे कछुए के शरीर पर चिपके टिक्स से अपना पेट भरती हैं और कछुए को भी राहत मिलती है। गलापागोस जैसे ज्वालामुखी से बने टापू दक्षिण प्रशांत में आम हैं। ग्रेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंपों और 3/4 सक्रिय ज्वालामुखियों वाला इलाका है। लेकिन इन पर बसना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गैनेट कॉलोनी एक पल में खत्म हो सकती है। लेकिन अब तक यहां के जोखिमों की तुलना में फायदे ज्यादा हैं। प्रशांत में अब भी तेज अंदरूनी गतिविधियां चल रही हैं। आज भी हमारी आंखों के सामने प्रशांत में नए टापू पैदा हो रहे हैं। व्हाइट आइलैंड उत्तरी न्यूजीलैंड के तट के परे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों के हिसाब से ये अभी बच्चा है, महज 1.5 लाख साल पुराना। ये क्रेटर कॉम्प्लेक्स 1970 के दशक में हुए विस्फोटों से बना था।
इसके अंदर गर्म एसिड लेक उबल रहा है। यहां हर चीज जानलेवा है। इसके बावजूद क्रेटर की सतह से गुजरने वाली एक धारा में माइक्रोबियल एक्सट्रीमोफाइल्स इस भयानक माहौल में जिंदा हैं। क्रेटर की दीवारों के परे छोटे पेड़ों वाला एक छोटा सा जंगल 3 दशक से भी पहले तबाह हरियाली की जगह ले रहा है। यहां सिर्फ परिंदे ही रह सकते हैं। इन ऑस्ट्रेलेशियन गैनेट ने टापू के किनारे के पास मौजूद चट्टानों पर अपनी कॉलोनी बसाई है। समंदर में अक्सर अकेले रहने वाले ये परिंदे आमतौर पर हर साल अपने पुराने साथी के साथ मिलकर अपने अकेले चूजे की देखभाल करते हैं। लेकिन ये जोखिम से भरा काम है। जहरीली गैस या नए विस्फोट से पूरी कॉलोनी कभी भी तबाह हो सकती है। फिर यहां क्यों रहें? यहां शिकारी नहीं है और आसपास खाने की भरमार है। गैनेट्स कुदरत के डाइव बॉम्बर्स हैं। पंखों को पीछे सिकोड़कर ये तीर की तरह पानी में घुसते हैं और इनकी रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पानी में घुसने पर इनकी आंखों के लेंस का आकार बदल जाता है, जिससे ये 23 मीटर की गहराई तक मछलियों को देखकर उनका पीछा कर सकते हैं। व्हाइट आइलैंड समंदर के अंदर मौजूद गहरी खाइयों के किनारे पर है, जिससे गहरे पानी वाली मछलियां भी इसके किनारों तक पहुंच जाती हैं। यही वजह है कि गैनेट्स यहीं प्रजनन करते और चूजों को पालते हैं। लेकिन ये अकेले नहीं हैं। कॉमन डॉल्फिन्स भी शिकार में शामिल हो गईं। ये मछलियों को नीचे से घेरकर ज्यादा घने झुंडों में पानी की सतह के पास ले आती हैं, जहां गैनेट्स इन पर हवाई हमला कर सकते हैं। न्यूजीलैंड से 500 किलोमीटर दक्षिण में महादेश के समंदर में डूबे किनारों पर मौजूद हैं और भी ज्यादा पुराने ज्वालामुखी। ये सदर्न राइट व्हेल्स साल में ज्यादातर समय एंटार्कटिक के आसपास के गहरे पानी में खाना ढूंढते हुए मिल जाती हैं। लेकिन जब बच्चों को जन्म देने और पालने का समय हो तो मादाएं रवाना हो जाती हैं ऑकलैंड आइलैंड्स के पास की सुरक्षित खाड़ियों की ओर। यहाँ ये झुंडों में रहकर अपने बच्चों की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वो खुले समंदर में रहने लायक ना हो जाएं। दूसरे समुद्री स्तनधारी जीव भी खाने से भरपूर इलाके के पास मौजूद आराम करने की इस जगह का पूरा फायदा उठाते हैं। ये हैं हुकर्स सी लायंस, दुनिया में सबसे दुर्लभ। ये सिर्फ एक ही इरादे से किनारे पर आते हैं। पहले नर यहां पहुंचे। ये यहां प्रजनन करने और अपना दबदबा साबित करने की लड़ाई करने के लिए आए हैं और बच्चे भी इसका अभ्यास करते रहते हैं। मादाओं के पहले झुंड के पहुंचते ही बड़े नरों में उन पर कब्जे के लिए होड़ मच जाती है। लेकिन 450 किलो वजन वाले गुस्सैल और उत्तेजित नर के सामने सबको हार माननी पड़ती है। इस
इसने इस मादा को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है और ये हर हाल में इसकी हिफाजत करेगा, चाहे मादा की मौत हो जाए। लेकिन ये मादा अभी प्रजनन के लिए तैयार नहीं है। मादाएं पहले उन बच्चों को जन्म देंगी जो पिछले मौसम से इनकी कोख में हैं। ये बच्चों को साल भर दूध पिलाएंगी और गाढ़ा दूध पैदा करते रहने के लिए इन्हें बार बार शिकार पर जाना होगा। जन्म देने के लगभग 1 हफ्ते बाद मादाएं मिलन के लिए तैयार हैं। अब बड़े नरों को अपनी मादाओं को घुसपैठियों से बचाना होगा। मिलन की सरगर्मी बढ़ने पर बड़े नर सी लायंस को लगातार आजमाइश से गुजरना पड़ता है। इनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ मिलन करना। लेकिन जब इलाके पर कब्जा रखने वाले बड़े नर आपस में उलझे हुए हैं, तो मौके का फायदा उठाकर छोटे नर भी मिलन कर लेते हैं। टापू पर सी लायंस का ये ठिकाना एक खत्म हो चुके बड़े महादेश का अवशेष है। ज़ीलैंडिया नाम के इस महादेश का ज्यादातर हिस्सा दुनिया में मैमल्स का दबदबा कायम होने से पहले ही डूब गया था। लगभग भारत जितने बड़े इस महादेश का 94% हिस्सा दक्षिण प्रशांत की लहरों के नीचे है। ये दक्षिण में ऑकलैंड आइलैंड से लेकर लॉर्ड हाउ और उत्तर में न्यू कैलेडोनिया तक फैला हुआ है। न्यू कैलेडोनिया में है इस दुनिया का सबसे बड़ा लगून। 15,000 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित मरीन रिजर्व में कई तरह के जीव खूब पनप रहे हैं। लेकिन ये नजरों का धोखा हो सकता है। चारों तरफ मौजूद कोरल के घेरे के बावजूद ये कोई टापू नहीं है। जमीन पर न्यू कैलेडोनिया का पुराना अतीत साफ दिखाई देता है। यहाँ पेड़ पौधों की 3,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 80% दुनिया में और कहीं नहीं पनपती। शानदार औरोकारिया हमेशा भूमध्य रेखा की ओर झुका रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। ये पुराने कॉनिफर्स उस जमाने के हैं जब दक्षिण के सभी महादेश एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। अब ये पेड़ गर्म इलाके के इस छोटे से टापू पर ही बचे हैं। लेकिन न्यू कैलेडोनिया के पेड़ पौधों को कुछ खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की मिट्टी में निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसे जहरीले तत्वों की भरमार है। लेकिन पौधों के लिए जरूरी फास्फोरस जैसी चीज कम है। सिर्फ इसी टापू पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को इन हालात के मुताबिक ढलने के लिए करोड़ों साल लगे। लेकिन पौधों का एक समूह इसे हद से आगे ले गया। ये पोषक पदार्थ हासिल करने के लिए जीवों का शिकार करता है। पिचर प्लांट मांसाहारी है और कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए इसने दुनिया के कुछ सबसे कमाल के पत्ते विकसित किए हैं। पत्ते के छोर पर एक छोटे से टेंड्रिल से आखिरकार एक अजीब सा पॉड विकसित हो जाता है। धीरे धीरे ये हवा से फूल जाता है और फिर इसमें खुल जाता है एक ढक्कन। अब ये बहुत कारगर मौत का फंदा है। मीठा रस शिकार को इसके मुंह के पास ललचाता है, लेकिन पिचर के किनारे फिसलन भरे हैं। शिकार अंदर गिरकर डूब जाता है। पौधे के लिए अब खाने का वक्त है। खास ग्लैंड से निकले एंजाइम्स खाने को पचाकर
फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसी अहम चीजें हासिल कर लेते हैं। पिक्चर के उलट ये पौधा किसी कीड़े के अपने आप फंसने का इंतजार नहीं करता। ये है सनड्यू। इसके पत्ते पर बाल जैसे बारीक टेंटिकल्स हैं, जिनमें हर एक के छोर पर चिपचिपे तरल की एक बूंद है। कई कीड़े इस मीठे रस से ललचा जाते हैं। मुफ्त खाने के चक्कर में आने वाले कीड़े यहां फंस जाते हैं। ये जितना छटपटाएगा, चिपचिपा तरल इससे उतना ज्यादा चिपकेगा और सनड्यू इसे छोड़ेगा नहीं। ये चिपचिपा तरल शिकार के बाहरी खोल पर मौजूद सांस लेने के छोटे छोटे छेदों को बंद कर देता है। लगभग 15 मिनट में इसकी मौत हो गई। सनड्यू के टेंटिकल्स के कुछ और खास ग्लैंड से निकलने वाले पाचक एंजाइम्स अपने शिकार को अंदर से पचाना शुरू कर देते हैं। जब पौधा अपने शिकार से सारे पोषक पदार्थ खींच लेता है, तो फिर सिर्फ इसका खोल ही बचा रहेगा। ज़ीलैंडिया का जो हिस्सा अब तक समंदर के बाहर है, उसमें सबसे बड़ा इलाका न्यूजीलैंड के टापुओं का है। इसके किनारों पर सी लायन के छोटे रिश्तेदार अपने बच्चे पाल रहे हैं। फर सील रेतीले किनारों की बजाय चट्टानी तटों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। 5 महीने का ये बच्चा अब भी मां के दूध से पेट भरता है, लेकिन अब ये ज्यादा साहसी होकर आसपास के इलाकों में घूमने लगा है। बच्चे के लिए ज्यादा दूध की जरूरत पूरी करने के लिए मां को मछलियों के शिकार पर ज्यादा समय लगाना पड़ता है। इससे बच्चा ज्यादा देर तक अकेले रहने लगा है। ज्यादा दूर तक घूमते हुए इसे एक ऐसी चीज मिल गई जो इसने पहले नहीं देखी। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के किनारों पर सील का ये 5 महीने का बच्चा अकेले निकल पड़ा है। यहां इसे जिंदगी में पहली बार मीठा पानी नजर आया। कुछ बच्चे उल्टी दिशा से कॉलोनी की ओर लौट रहे हैं, लेकिन 5 महीने का ये बच्चा पानी में एक गंध के सहारे आगे बढ़ता गया। आगे जाने पर सफर और मुश्किल हो गया। और आखिरकार इसे एक अनोखा नजारा दिखा। ये हरे भरे इलाके में मौजूद एक नर्सरी पूल है। इसमें इसकी कॉलोनी के दर्जनों बच्चे तैर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे एक बार में यहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं, जब तक भूख उन्हें समुद्र तट पर अपनी मां के पास लौटने के लिए मजबूर न कर दे। ये तैरने, आपस में उठापटक करने और दूसरे सामाजिक तौर तरीकों के अभ्यास के लिए अच्छी जगह है, और यहाँ दूर तक कोई वयस्क नहीं है। तट से इतनी दूर यहाँ आकर दक्षिण प्रशांत के टापुओं की अनोखी प्रकृति नजर आती है। न्यूजीलैंड में काफी बड़े इलाके में हरे भरे वर्षावन हैं, जिनके परे ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर्स हैं।
8.5 करोड़ साल पहले दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग होने के बाद यहाँ कई अनोखे जीव विकसित हुए हैं। न्यूजीलैंड का सबसे पुराना जीव है टुआटारा। पहली नजर में ये एक लिजर्ड लगता है, लेकिन ये असल में लिजर्ड और मगरमच्छ के बीच का जानवर है। 25 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के साथ ये पुराने रेप्टाइल्स भी पूरी दुनिया में मौजूद थे। टुआटारा अपनी तरह का आखिरी जीव है जो प्रशांत के इन अलग-थलग टापुओं पर जिंदा है। ये असमतापी और बहुत धीमा जानवर है। प्रशांत के अनोखे विरोधाभास पर खरा उतरते हुए 1 किलो का टुआटारा यहाँ का सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी बन गया। छोटे शॉर्ट टेल्ड बैट्स इन टापुओं पर अपेक्षाकृत नए हैं। इनके पूर्वज लगभग 2 करोड़ साल पहले उड़कर न्यूजीलैंड पहुंचे थे। इंसानों से पहले चमगादड़ और अब विलुप्त हो चुके एक चूहे जितने बड़े पुराने जीव के अलावा इन टापुओं पर और कोई स्तनधारी नहीं था। स्तनधारी शिकारियों के नहीं होने से चमगादड़ बहुत हद तक चूहों की तरह विकसित हुए और ये ज्यादातर समय जंगल की जमीन पर शिकार करते हुए बिताने लगे। मुकाबले के लिए सिर्फ छोटे चमगादड़ और ग्लेशियल टुआटारा के होने की वजह से न्यूजीलैंड में परिंदे अनोखे तरीके से विकसित होने लगे। काका न्यूजीलैंड के निचले इलाके के जंगलों में रहने वाले तोते की एक बड़ी प्रजाति है। ऊंचे पेड़ों के फल खाते हुए ये काफी शोर मचाते रहते हैं। ये सब तो मामूली बातें हैं, लेकिन 1.5 करोड़ साल पहले जमीन के अंदर की प्लेटों की हरकतों से यहाँ हजारों मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई। इन सदर्न एल्प्स के बनने पर जंगल में रहने वाले तोतों का एक समूह पहाड़ी माहौल के मुताबिक ढल गया। ये है किया, दुनिया में पहाड़ी तोतों की अकेली प्रजाति। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि बहुत जिज्ञासु स्वभाव के कियाज जानवरों की दुनिया में पहेलियां सुलझाने में सबसे माहिर हैं। इन चतुर तोतों को जंगल में रहने वाले अपने पूर्वजों की तुलना में अपने व्यवहार और अपनी खुराक में बदलाव लाना पड़ा। मैदानों के मुकाबले पहाड़ों पर खाने की चीजें कम हैं, इसीलिए इन्हें हर मौके का पूरा फायदा उठाना पड़ता है और इसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। इन्होंने पेट भरना सीख लिया 200 तरह के पौधों और जीवों से। इस मुश्किल पहाड़ी दुनिया में किया खाने के किसी भी जरिए की अनदेखी नहीं कर सकते। इस नर और मादा के बीच ये इश्क की शुरुआत है। मिलन करने से पहले आपसी रिश्ते मजबूत करने के खेल में नर ने मादा की चोंच पकड़ ली। कम उम्र के बच्चे सब कुछ देखकर सीख रहे हैं। इनकी आंखों और चोंच के इर्द गिर्द पीले घेरे होते हैं जो वयस्क होने पर गायब हो जाते हैं।
दक्षिण प्रशांत के इन अलग थलग टापुओं पर अनोखे तरीके से विकसित होने वाले परिंदों में किया अकेले नहीं है। सिर्फ 3% परिंदे ही निशाचर हैं, जिनमें कीवी भी शामिल है। न्यूजीलैंड के जाने माने परिंदे जो उड़ नहीं सकते, रात को निकलने की आदत और माहौल में घुल मिल जाने वाले रंग से ये शिकारी परिंदों से बचा रहता है। इन घने बालों के अंदर छोटे छोटे पंखों के अवशेष मौजूद हैं। अब ये पंख काम नहीं आते, लेकिन इसके पूर्वज लगभग 5 करोड़ साल पहले उड़कर न्यूजीलैंड पहुंचे थे। जमीन पर कोई शिकारी नहीं होने और ढेर सारे रसीले खाने की मौजूदगी की वजह से इसने उड़ना छोड़ दिया और आखिरकार ये हेजहॉग की तरह जमीन पर रहने लगा। ये अकेला परिंदा है जिसके नथुने चोंच के सिरे पर होते हैं। बिल्कुल अंधेरे में भी कीवी गंध के सहारे सतह के पास मौजूद शिकार का पता लगा लेता है। अंधेरे में अपने माहौल को महसूस कर सकने के लिए इस परिंदे के चेहरे पर और चोंच की जड़ के आसपास बिल्ली जैसी मूछें विकसित हो गईं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुदरती माहौल में रहने वाले 1/3 कीवीज की आंखें खराब होती हैं। कुछ परिंदों की आंखें बिल्कुल नाकाम थीं, लेकिन वो सेहतमंद थे। मुमकिन है कि उड़ने की क्षमता के साथ साथ अब कीवी देखने की ताकत भी गंवा रहे हैं। आखिर ऐसे काम में ताकत क्यों खर्च करें जिसका ये इस्तेमाल ही नहीं करते। कीवी आमतौर पर जिंदगी भर कायम रहने वाला जोड़ा बनाते हैं। चूजे की देखभाल करने में माता पिता दोनों की पूरी भागीदारी की जरूरत होती है। मादा कीवी लगभग मुर्गी जितनी बड़ी होती है, लेकिन इसके अंडे ईमू के अंडे जितने बड़े होते हैं। ये अंडा इतना बड़ा होता है कि उसे शरीर से बाहर निकालने से पहले कई दिनों तक ये खा भी नहीं सकती। फिर नर लगभग 80 दिनों तक अंडे को सेता है और मादा अपनी सेहत ठीक करती है। परिंदों की दुनिया में ये अंडे सेने के सबसे लंबे समय में से एक है। माता पिता की इस देखभाल का नतीजा दिखाई देता है चूजे के निकलने पर। कई परिंदों के चूजे अंडे से निकलने पर अंधे और लाचार होते हैं, लेकिन कीवी के चूजे पूरी तरह से छोटे छोटे पंखों से ढके होते हैं। पहले कुछ दिनों तक ये अंडे की जर्दी के सहारे जिंदा रहता है और फिर निकल जाता है झाड़ियों के बीच शिकार पर। पचास करोड़ वर्षों से भी ज्यादा समय से समंदर में जिंदगी बनी हुई है एक जद्दोजहद। ये लड़ाई है अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के हक की और खुद शिकार बनने की बजाय शिकारी बने रहने की। चालबाजी करने, छिप कर रहने और ताकत के मुकाबले में शिकारी और शिकार एक दूसरे को पछाड़ते रहते हैं। समंदर में हमेशा जारी रहती है अपना वजूद बनाए रखने की जंग। समंदर के जानवरों में बलीन व्हेल्स सबसे बड़ी हैं।
हम्पबैक्स की लंबाई 19 मीटर तक हो सकती है और वजन पहुंच सकता है 36 टन तक। बड़े बड़े फ्लिपर्स से ये तुरंत पहचान में आ जाएंगी। 5 मीटर तक की लंबाई वाले ये फ्लिपर्स असल में इनके बाजू हैं, जीव जंतुओं की दुनिया में सबसे लंबे बाजू। ताकत के लिए टेल फ्लूक है, वो भी 5.5 मीटर चौड़ा। इतने बड़े आकार तक पहुंचने के लिए ये बहुत छोटे जीवों का शिकार करती है, जैसे क्रिल और झुंड में रहने वाली छोटी मछलियां। दक्षिणी अलास्का के तट हम्पबैक व्हेल्स के लिए शिकार करने की अहम जगह है। ज्यादातर अकेले रहने वाली ये व्हेल्स गर्मी के दिनों में यहां जमा हो जाती हैं, पेट भर खाना खाने के लिए। ताकत देने वाली पैसिफिक हेरिंग मछलियां इन्हें बहुत पसंद हैं। इन बहुत बुद्धिमान स्तनधारी जानवरों में से कुछ आपसी तालमेल से शिकार करते हैं। ये व्हेल्स मछलियों के झुंड को घेर कर उन्हें समेटने के लिए छोड़ती हैं बुलबुलों का एक जाल। जब मछलियां सतह के पास आती हैं, तो हर व्हेल इन छोटी मछलियों से भरा 57,000 लीटर पानी अपने मुंह में भर लेती हैं। अपना खाना हासिल करने के लिए ये इस पानी को केराटिन से बने बालों के जाल यानी बलीन से छान लेती हैं। यहां 4-5 महीने तक शिकार करके ये इतनी चर्बी जमा कर लेती हैं कि महासागरों के सबसे जबरदस्त प्रवास पर निकल सके। इन्हें खुले समंदर में 4,500 किलोमीटर दूर हवाई तक पहुंचना है। मादाएं यहां आई हैं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। बच्चों के लिए हल्का गर्म पानी जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर पर ठंड से बचाने वाली चर्बी की परत नहीं होती। मादाओं के साथ आमतौर पर नर भी होते हैं। उनके साथी यानी एस्कॉर्ट्स। ये इंतजार में रहते हैं कि मादाएं कब मिलन के लिए तैयार होंगी। हर एस्कॉर्ट एक दिन या उससे कम समय तक मादा के साथ रहता है, लेकिन उसकी जगह हथियाने के लिए यहां दूसरे नरों की कमी नहीं। इस तनाव से कुदरत में मिलन के सबसे जबरदस्त मुकाबलों में से एक शुरू होता है, जिसे कहते हैं हीट रन। लगभग 20 नर लगातार मादा का पीछा करते रहते हैं, कई बार तो घंटों तक। सही जगह तक पहुंचने की कोशिश में ये एक दूसरे को डराने धमकाने जैसे तरीके आजमाएंगे। बुलबुलों की चादर प्रतिद्वंदी को उलझन में डाल देती है, और जब कुछ काम ना आए तो सीधे हमला कर दो। बहुत सेहतमंद नर ही आपसी उठापटक वाले इन मुकाबलों में जीतता है।
और इसे अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। ये वेल्स चाहे जितनी बड़ी हों, पर समंदर पर बादशाहत की ये अकेली दावेदार नहीं है। शायद समंदरों पर असली राज तो है इन सक्रिय शिकारियों का। ये हैं शार्क्स, कम से कम 40 करोड़ सालों के क्रमिक विकास की देन। छोटी गैलापागोस शार्क्स का एक झुंड हम्पबैक के बच्चे की लाश को खा रहा है। इन्होंने खुद उसका शिकार नहीं किया होगा। इतने बड़े बड़े दांतों के निशान इनके तो नहीं हो सकते। हो सकता है ये वेल कुदरती वजह से मरी हो, या फिर शायद इस ग्रेट व्हाइट ने इसे मारा हो, जो अभी इसे दोबारा खाने के लिए पहुंच गई। लगभग 2 टन वाली गठीली वयस्क ग्रेट व्हाइट लैस होती है बेहद पैने दांतों से। 300 दांत, वो भी स्टेक नाइफ्स की तरह आरीदार। स्तनधारी जानवरों को काटने के लिए बिल्कुल सही। ये शार्क्स बढ़िया शिकार वाले इलाकों तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया के समंदरों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ग्रेट व्हाइट्स कुछ हद तक समतापी यानी गर्म खून वाली होती हैं। समुद्री स्तनधारियों की ताकत से भरी चर्बी इन्हें अपने दिमाग, मसल्स और पेट को आसपास के पानी के मुकाबले थोड़ा गर्म रखने में मदद करती है, और ये खासियत इन शार्क्स को बनाती है कमाल के हाजमे वाला जबरदस्त शिकारी। ग्रेट व्हाइट्स दुनिया के सबसे छोटे समुद्री स्तनधारी जीवों की सबसे बड़ी शिकारी भी हैं। ये छोटे जीव हर तरह के हालात में जिंदा रह सकते हैं। अमेरिका के प्रशांत तट पर अलास्का से कैलिफोर्निया तक, सी ऑटर्स, फ्लिपर्स की जगह अगले पंजों से लैस ये जानवर समंदर में रहने के लिए अच्छी तरह ढले हुए नहीं लगते। लेकिन सच ये है कि सील्स अक्सर जमीन पर आती रहती हैं, जबकि ऑटर्स पूरी जिंदगी समंदर में बिताते हैं। इनके बच्चे भी यहीं पैदा होते हैं। इन्हें तैरने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है पूरी तरह से जालीदार पिछले पैरों से। सील से उलट ऑटर्स के शरीर पर चर्बी की परत नहीं होती जो इन्हें गर्म रख सके या जिसमें शार्क की दिलचस्पी हो। शायद इसी वजह से कम उम्र की ग्रेट व्हाइट्स सैकड़ों ऑटर्स को मारती तो हैं, लेकिन खाती नहीं हैं। मुमकिन है कि यह गलत पहचान का मामला हो। ऑटर्स के पास खुद को गर्म रखने के लिए जानवरों की दुनिया के सबसे घने फर होते हैं। इनके शरीर पर हर वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं लगभग 1.5 लाख बार। लगातार रख रखाव से ये वाटरप्रूफ बने रहते हैं। ठंडे पानी में रहने में काफी ऊर्जा लगती है।
इसलिए ऑटर को अक्सर शिकार करना और खाना पड़ता है, रोज कम से कम अपने 1/4 वजन जितना। ये पत्थरों के बीच खाने लायक चीजें ढूंढते रहते हैं, जैसे ऑयस्टर्स, एबोलोनी और केकड़े। ऑटर्स सोते भी समंदर में हैं और लहरों में बहने से बचने के लिए ये केल्प में लिपटे रहते हैं। ऑटर्स की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है केल्प के जंगल। सोते हुए ऑटर्स की हिफाजत करने के साथ साथ ये कई तरह के समुद्री जीवों को शरण देते हैं और उनमें से कई जीव मनपसंद शिकार हैं ऑटर्स के। लेकिन कुछ भूखे जीवों की फौज से ऑटर्स की दुनिया लगातार खतरे में रहती है। सी ऑटर्स के ये दुश्मन लगातार केल्प को खाते रहते हैं। ये हैं सी अर्चिन्स। ये भुक्खड़ शिकारी केल्प की झाड़ियों को खा लेते हैं, जिससे वो कट कर लहरों में बह जाता है। अर्चिन्स का एक बड़ा झुंड कुछ ही महीनों में केल्प के पूरे जंगल को तबाह कर सकता है। अर्चिन्स भले ही बेदिमाग हों, लेकिन इनका क्रमिक विकास ऑटर्स से 40 करोड़ साल पहले से हो रहा है। इनके पैने कांटे बहुत कारगर हैं शिकारियों को दूर रखने में। लेकिन दिमाग होने से ऑटर का पलड़ा भारी है। ये बस अपने सिकुड़ने वाले पंजों से इन्हें उठाकर इनके खोल को तोड़ देता है। ऑटर्स बहुत अहम शिकारी हैं। अर्चिन्स को खाकर ये केल्प के जंगलों के इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखते हैं। केल्प के जंगलों की तरह मैनग्रोव्स भी बहुत अहम हैं कई जीवों के रहने के लिए। और इस इलाके पर राज करता है एक सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी। ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या सॉल्टी, दुनिया में अभी मौजूद सबसे बड़ा रेप्टाइल। गर्म खून या समतापी ऑटर्स के उलट सॉल्टीज को बहुत कम खाने की जरूरत होती है। बड़े मगरमच्छ किसी भी जीव को खा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर छोटे शिकार पकड़ते हैं, जैसे मछलियां। सॉल्टीज कई तरह के इलाकों में मजे से रहते हैं, जिसमें शामिल है न्यू गिनी के टापू। यहां मगरमच्छों के रहने लायक कई इलाके हैं, जैसे मैनग्रोव्स और समुद्री घास के मेडोज। समुद्री स्तनधारियों की तरह मगरमच्छ भी समंदरों में जाने से पहले जमीन पर विकसित हुए और इनमें कुछ कमाल के अनुकूलन है। इनकी तेज नजर अच्छी तरह ढली हुई है समंदर के पानी के नीले वेवलेंथ्स के लिए। और इनकी जीभ पर मौजूद ग्रंथियों से नमक बाहर निकल जाता है। 8 करोड़ साल पुराने वंशजों के बावजूद
आज भी ये शानदार शिकारी हमें हैरत में डालते रहते हैं। और आज भी जारी है समंदर में इनकी घुसपैठ। सॉल्टीज के पेट की चीजों की जांच से पता चला कि ये समंदर की मछलियों का शिकार करते हैं। नए इलाकों तक पहुंचने के लिए ये जा सकते हैं हजारों किलोमीटर तक। लेकिन कैसे, ये एक रहस्य है। इनमें इतना दमखम नहीं होता कि लंबी दूरी तक तैर सके। तैरने की बजाय ये बस लहरों पर बहते चले जाते हैं। धीमे मेटाबॉलिज्म का फायदा ये है कि इन्हें कई महीनों तक खाने की जरूरत नहीं होती। बीच बीच में किस्मत साथ देती रहे तो सॉल्टी जब तक चाहे खुले समंदर में रह सकता है। प्रशांत के गर्म इलाकों में काफी दूर दूर तक ठिकाना है एक और रेप्टिलियन का। समुद्री सांपों को बहुत भाता है रीफ का हल्का गर्म उथला पानी। दुनिया के सबसे लंबे कोरल रीफ्स में से एक है न्यू कैलेडोनिया के चारों तरफ। इसके घेरे में एक बड़ा लगून है जिसमें ठिकाना है समुद्री सांपों की 15 प्रजातियों का। जैसे ये बैंडेड सी क्रेट जो एशियाई कोबरा का समुद्र में लौट चुका रिश्तेदार है, वैसे ये बीच बीच में बाहर आता है। अपने पूर्वजों की तरह जमीन पर चलने के लिए इसके पेट पर बड़े बड़े स्केल्स हैं। तैरने के लिए इसने चप्पू जैसी पूंछ विकसित कर ली है। लेकिन बैंडेड क्रेट्स अपना काफी समय जमीन पर बिताते हैं आराम करने और अपने पसंदीदा शिकार ईल्स को बचाने के लिए। इसे भूख लग गई, अब लगून में लौटना चाहिए। क्रेट्स के उलट ट्रू सी स्नेक्स कभी भी समंदर से बाहर नहीं आते। चपटे शरीर की मदद से ये आसानी से तैर सकते हैं। मछलियों के विपरीत समुद्री सांपों को सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। मछलियों से भरपूर ये छिछला लगून इन हवा में सांस लेने वाले शिकारियों के लिए शिकार की बिल्कुल सही जगह है। टर्टल हेडेड सी स्नेक अपने छोटे भोथरे सिर की वजह से सबसे अलग दिखता है। इनके कई रंग हो सकते हैं, खूबसूरत धारियों से लेकर लगभग पूरी तरह काले रंग के भी। ज्यादा गहरे रंग के सांपों पर एल्गी की ज्यादा परतें जमती हैं। ज्यादा एल्गी जमने पर इनकी रफ्तार हो सकती है 20% तक कम। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सांप तेजी से तैरने वाली मछलियों का शिकार नहीं करता। समुद्री सांपों में इसका जहर सबसे हल्का है जो शिकार में किसी काम का नहीं। इसे तो बस अपना शिकार पकड़ने के लिए दांत जैसे खास स्केल्स चाहिए। ये मछलियों को नहीं बल्कि उनके अंडों को खाता है। और गर्म इलाके के इस रीफ में साल भर उसकी कमी नहीं होती।
ज्यादातर सांप एक बार में ढेर सारा खाकर उसे पचाते रहते हैं, लेकिन टर्टल हेडेड स्नेक लगातार थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। समंदर के सभी जीवों में से सबसे जानी पहचानी है मछलियां। ये कई तरह के आकार, प्रकार और रंगों की होती हैं। इनका सबसे पुराना समूह हिलने वाले जबड़ों से लैस जानवरों से पहले विकसित हुआ था। आज इस परिवार में सिर्फ हैगफिश ही बची है। ये पूरी तरह रीढ़धारी भी नहीं है, इसमें बस छोटी सी खोपड़ी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं होती। समंदर की अंधेरी गहराइयों में रहने वाली इन मछलियों की आंखें लगभग पूरी तरह नाकाम होती हैं, लेकिन अपने सेंसरी टेंटिकल्स की वजह से इनमें सूंघने की जबरदस्त क्षमता होती है। ये लाशों की तलाश में भटकती रहती हैं समंदर की तलहटी में। हैगफिश शुमार हैं 1% मछलियों में। बाकी 99% मछलियों को कहा जाता है रे फिन्ड फिश, क्लाउन फिश, लाइन फिश और रेत पर चल रही ये फ्लाइंग फिश। इन सब में बोनी स्पाइन्स या रेस पर फैली चमड़ी से बने फिन्स या पंख होते हैं। एक येलो फ्रॉग फिश अगले खाने की तलाश में है। इसे स्पॉन्ज जैसे अपने हुलिये पर इतना भरोसा है कि ये छिपने की कोशिश भी नहीं करती। इसे अग्रेसिव मिमिक्री कहते हैं और ये बहुत कारगर है। मलय आर्किपेलगो में अब तक फ्रॉग फिश की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई गई हैं। गहरे समंदर की एंगलर फिश की रिश्तेदार ये गोल मटोल मछलियां अपने छोटे फिन्स के सहारे चलती हैं। और भूख लगने पर शिकार को ललचाने का इंतजाम करती हैं। हर प्रजाति ने खुद को छिपाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। एक सी स्क्वर्ट की नकल करती है, दूसरी कोरल का हिस्सा बन गई, एक तो सी अर्चिन्स की भी नकल करती है। ये स्ट्राइएटेड फ्रॉग फिश रेतीली तलहटी में घुल मिल रही है। अपने मुंह को 12 गुना फैलाकर ये पलक झपकते ही शिकार को अंदर खींच लेती है। यहां छिपने के ढेर सारे तरीके हैं। लीफ फिश बहते पत्तों की नकल करती है। ये अगल बगल हिलती भी रहती है, मानो पानी के बहाव में हो। ये लीफी फिश असल में लीफ फिश नहीं, बल्कि पाइप फिश की एक किस्म है, यानी सी हॉर्सेस की रिश्तेदार। कुछ अपने शरीर के उभरों से एक फेदर स्टार की नकल करती है। छोटे पिग्मी सी हॉर्स इस चाल में मुकम्मल हो गए हैं।
अगर ये हरकत ना करें तो कोरल में ये आसानी से नजर नहीं आते। छिपने में माहिर इन 2 सेंटीमीटर से भी छोटे जीवों को 1969 में कोरल जमा कर रहे एक वैज्ञानिक ने गलती से ढूंढ लिया था। इसके एक रिश्तेदार डेनिसिस पिग्मी सी हॉर्स का तो 2003 तक पता नहीं चला था। छोटी मछलियां अपनी हिफाजत के लिए छिपी रहती हैं, लेकिन समंदर की सबसे बड़ी शिकारी मछलियों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। अस्तित्व की लड़ाई में शार्क्स का विकास सबसे जबरदस्त था। बड़ी पेलाजिक शार्क्स जैसे ग्रेट व्हाइट्स, मार्कोस और ब्लू शार्क्स सदस्य हैं एक पुराने परिवार कार्टिलाजिनस फिश की। रीढ़ वाले शुरुआती शिकारी। कार्टिलेज से बना कंकाल हड्डियों से हल्का था, इसलिए शार्क्स कम ऊर्जा लगाकर ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेजी से तैर सकती थीं। टाइगर शार्क्स दुनिया के सभी गर्म समंदरों में सैकड़ों किलोमीटर तक जाती हैं, लेकिन आमतौर पर खाने के लिए लौट आती हैं अपने ही इलाके में। एक समूह का ठिकाना है हवाई के टापुओं के आसपास। द्वीपों की मुख्य श्रृंखला से 700 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा टापू है, टर्न आइलैंड। यह हजारों समुद्री परिंदों के लिए अंडे देने की मनपसंद जगह है। जिसमें अल्बाट्रॉस की 2 प्रजातियां भी हैं। हर साल जून और जुलाई में जब चूजे उड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हवाईयन टाइगर शार्क्स जमा हो जाती हैं किनारों के पास। इन चालाक शिकारियों को पता है कि अब क्या होगा। पहली उड़ान अक्सर छोटी होती है और पूरी तरह कामयाब नहीं रहती। दोबारा कोशिश करने से पहले चूजे पानी पर सुस्ताते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 10% को दोबारा उड़ने का मौका नहीं मिलता। शार्क्स होशियार हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी के लिए सबसे मशहूर समुद्री जीव इनसे भी पुराने परिवार के हैं। वो हैं मॉलस्क्स, जैसे ये बेदिमाग घोंघा। $50 करोड़ साल पहले मॉलस्क्स के एक समूह ने औसत शेलफिश से ज्यादा क्षमताएं विकसित कर ली। इन्होंने विकसित कर ली आंखें, कई बाजू और दिमाग भी। इनमें से सबसे पुराना जीव आज भी छुपा हुआ है समंदर की रहस्यमय गहराइयों में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पापुआ न्यू गिनी की सीमा पर प्रशांत का एक इलाका है जिसे कोरल सी कहते हैं। कोरल की अलग अलग सैकड़ों प्रजातियों से बने रंग बिरंगे रीफ्स के लिए मशहूर इस जगह पर भरमार है हैरत अंगेज समुद्री जीव जंतुओं की।
रीफ के परे एक सीधी खड़ी दीवार गहराइयों में उतरती है, जहां छिपा हुआ है दुनिया में अब तक मौजूद सबसे पुराना सेफेलोपॉड। ये है नॉटिलस। इसके घुमावदार खोल के अंदर चेम्बर्स है, जिसे ये अपनी मर्जी से गैस या पानी से भरकर ऊपर नीचे जा सकता है, पनडुब्बी की तरह। सख्त खोल इसे बचाता है शिकारियों और गहरे समंदर के भारी दबाव से। पच्चीस सेंटीमीटर तक बढ़ने वाला पर्ली नॉटिलस अभी मौजूद 7 प्रजातियों में सबसे बड़ा है। लेकिन बहुत पुराने जमाने में समंदरों में इनकी 10,000 प्रजातियां थीं और कुछ तो 3 मीटर तक के थे। इसकी पुरानी किस्म की आंखों में लेंस नहीं होता। ये काम करता है पिन होल कैमरे की तरह। नॉटिलस गंध के सहारे शिकार करता है, जिसमें मदद करते हैं इसके ढेर सारे टेंटिकल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स। लेकिन लगभग 10 करोड़ साल पहले मछलियों के मुकाबले के लिए विकसित ज्यादा बुद्धिमान सेफेलोपॉड्स के मुकाबले इनका दिमाग बहुत छोटा और पुराने किस्म का है। कटल फिश बिना रीढ़ वाले सबसे बुद्धिमान जीवों के रूप में मशहूर है। माहौल में छिपने की महारत की वजह से इन्हें कमीलियंस ऑफ द सी यानी समंदर का गिरगिट भी कहते हैं। और गिरगिट की तरह ही ये शिकार को इतनी तेजी से पकड़ती है कि इंसान की आंखें देख नहीं पाती। कटल फिश पलक झपकते ही अपने माहौल में घुल मिलकर ओझल हो जाती है। वाकई कमाल है। त्वचा पर मौजूद उभरों से ये बनावट भी बदल लेती है। छिपने के लिए कटल फिश हमेशा रंग बदलने की क्षमता का इस्तेमाल नहीं करती। शिकार करते समय ये अक्सर शरीर को ऐसे चमकाती है कि शिकार हैरत में पड़ा रह जाता है। ये केकड़ा लाचार बैठा है इसका शिकार बनने के लिए। जीभ जैसी इसकी चीज असल में 2 खास टेंटिकल्स हैं, जिनके छोर पर एक एक सक्शन कप होता है। सभी सेफेलोपॉड्स की तरह इनके पास भी सबसे सख्त क्रस्टेशियन को फाड़ने के लिए एक सख्त चोंच होती है। अमेरिका के प्रशांत के उत्तर पश्चिमी इलाके में भरमार है केकड़ों का शिकार पसंद करने वाले एक और सेफेलोपॉड की। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑक्टोपस और पाए जाते हैं किनारे से लेकर 700 मीटर की गहराई तक। ऑक्टोपस के कई शिकारी हैं, सील्स से लेकर शार्क्स तक। अपनी हिफाजत के लिए इनका सबसे अहम तरीका है अपने माहौल में घुल मिल जाना और छिप जाना। अक्सर इनकी 1-2 बाजुएं कटी हुई नजर आती हैं, लेकिन ये फिर से पहले जैसी पनप जाएंगी। ये
भले ही शिकार हो, लेकिन साथ ही ये खतरनाक शिकारी भी हैं। केकड़े इनका मनपसंद खाना है। ये ऑक्टोपस इसे अपनी सुरक्षित मांद में बैठकर खाएगा। बाहर फैले खोलों के ढेर से जाहिर है कि ये यहीं रहता है। क्रस्टेशियंस भले ही कई जीवों का शिकार बनते हों, लेकिन इनका क्रमिक विकास इतना कारगर है कि 5 बार सामूहिक विनाश झेलकर भी ये कायम है। इनका सख्त बाहरी खोल और इनके बाजू कई तरह से काम आते हैं। गर्म इलाकों के इस पोर्सिलेन क्रैब के पास जुगाड़ है पानी में से खाना छानने का। ये एक अनेमोनी के महफूज आगोश में रहता है। दूसरों का खाना बनने से बचने के लिए कई उपाय हैं केकड़ों के पास। नजर में आने से बचने के लिए कुछ माहौल में छिप जाते हैं। ज़ीब्रा अर्चिन क्रैब अपनी हिफाजत के लिए पनाह लेता है किसी फायर अर्चिन के जहरीले कांटों के बीच। लेकिन यह परस्पर फायदे वाला रिश्ता नहीं है। असल में तो कई बार ये केकड़ा अपनी हिफाजत करने वाले जीव के खोल को नुकसान पहुंचाता है। इस कैरियर क्रैब ने तो रिश्ते को उलट ही दिया। इसने खास पिछली टांगें विकसित कर ली हैं ताकि एक कंटीले बॉडीगार्ड को उठाकर घूम सके। लेकिन शायद सबसे अनोखा केकड़ा है एक बड़े से पंजे वाला। जानवरों की दुनिया के सबसे अजीब पंजे शायद फिडलर क्रैब्स की कई प्रजातियों के होंगे। इंडोनेशिया के एक मड फ्लैट पर ही इनकी 10 प्रजातियां हैं। वजूद बनाए रखने में माहिर ये केकड़े ज्वार उतरने पर ही सब कुछ करते हैं। ये अपने बिलों से निकलकर कीचड़ में से खाने लायक चीजें छानते हैं। लेकिन इसमें 95% मिट्टी है, जिसे ये छोड़ते जाते हैं छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में। पानी के किनारे के पास के कीचड़ में सबसे ज्यादा खाना होता है, इसलिए हर ज्वार के साथ ये आगे बढ़ते जाते हैं। और बड़े बड़े पंजे होते हैं सिर्फ नरों में, क्योंकि अस्तित्व बनाए रखने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। ये अपने पंजों को हिलाकर मादाओं को रिझाने और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। ये छोटा नर बड़ी उम्मीद से एक मादा की मान तक पहुंच गया। लेकिन ये इसे भाव नहीं देने वाली। ये तो किसी बड़े नर का इंतजार करेगी जिसका पंजा इसे पसंद आ जाए। कुछ अनोखे जीवों का एक समूह
आर्थ्रोपॉड से भी पुराना है, जिनमें आपस में कोई समानता नहीं दिखती। निडारिया, कोरल्स, अनेमोनीज और जेलीफिश का परिवार है। चूना पत्थर से बनी कॉलोनी में रहने वाले करोड़ों छोटे छोटे पॉलिप्स से बनती है हमारी जानी पहचानी कोरल रीफ्स। लेकिन कुछ पॉलिप्स काफी बड़े होते हैं और इनकी जिंदगी में मेडूसा नाम का चरण आ जाता है जब ये सतह पर अलग होकर तैरने लगते हैं। जेलीफिश असल में एक विशाल मेडूसा है जो अपने शरीर को सिकोड़कर पानी में आगे बढ़ती है। नमूरास जेलीफिश समंदर में सबसे बड़ी जेलीफिश में से एक है। इस विशाल जेलीफिश की शुरुआत पिन के सिरे जैसे छोटे आकार से होती है और एक साल के भीतर ये 2 मीटर के दायरे वाला 200 किलो का जीव बन जाता है। लेकिन ये छोटी मछलियां इसकी खुराक का हिस्सा नहीं है। अनेमोनी पर रहने वाली क्लाउन फिश की तरह ये भी नमूरा के डंक मारने वाले टेंटिकल्स में छिपकर बड़ी मछलियों से बच रही हैं। इसकी इतनी तेज बढ़त होती है सूक्ष्म प्लैंकटन खाकर। अपने छोटे छोटे शिकार को खाने से पहले ये उन्हें डंक मारकर लाचार कर देती है। ऊपर घंटी जैसे खोल के नीचे खाने वाली भुजाएं होती हैं और पूरी बड़ी नमूरा में ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों मुंह होते हैं, महज 1-1 मिलीमीटर के। जेलीफिश क्रमिक विकास में सबसे पहले पनपी होंगी। ये बुनियादी नर्वस सिस्टम और अपनी हरकतों को काबू रखने की क्षमता वाले पहले जीव थे। दुनिया में 50 करोड़ साल बिताने के बाद अब इनकी तादाद बढ़ रही है। शायद यही बात समंदर के इन पुराने अजूबों को बनाती है अल्टीमेट सर्वाइवर्स।